ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग वॉर के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सियाचिन ग्लेशियर वॉर एज वेल एज द ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए था? खालिस्तान मूवमेंट को डिक्लाइन करने के लिए, मतलब उसे समाप्त करने के लिए था। ठीक है, तो खालिस्तान मूवमेंट वाला जो सिचुएशन था वो भी हमने डिस्कस किया, और सियाचिन ग्लेशियर का क्या स्टोरी था इसको भी हमने डिस्कस किया था ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ये वाला जो एरिया था ये हमारा था सियाचिन ग्लेशियर, है ना, सियाचिन ग्लेशियर। और इसको क्रैक डाउन किया था इंडियन आर्मी ने कब? 1984 में, 1984 में। और बुरी तरीके से पाकिस्तान के यहाँ पर हार हुई थी। अब पाकिस्तान इस हार के बाद देखो, पाकिस्तान में बहुत दुष्ट है। उसको कितना भी तुम लात मार दो, काट डालो उसको, फिर भी वो कभी नहीं सुधरेगा कि हम इनसे, भारत से नहीं जी सकते। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहेगा करते। जैसे कुछ लेडीज होती है ना, उनको कितना भी गाली दे दो और 2-4 दिन तक अगर तुम शांत रहोगे ना, तो उनको लगेगा कि मुझे कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है, तो खुद आएंगी तुम्हें कुछ न कुछ देखने, कुछ न कुछ कहने। समझे? तो वैसे ही पाकिस्तान भी है। इसको अभी पूरे थे हम लोग 1984 में। अब इसने सोचा कि काम करते हैं हम लोग, ये सियाचिन तो नहीं कब्जा पाए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। जम्मू नीचे हुआ था और पूरा कश्मीर वाला एरिया ये हुआ करता था, है ना। हाँ, तो उसने कहा कि यहाँ पर ना, जो मैंने पॉइंट आउट किया है, कारगिल को उसने सोचा कि मैं कब्जा लेता हूँ। अगर कारगिल को कब्जा लूंगा तो सियाचिन तक जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, और कारगिल को कब्जाते ही हम लोग सियाचिन पर क्या कर लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसने कारगिल को कब्जाने के लिए 1999 अब समझो इसकी क्या स्टोरी है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर में हमको पता था कि भाई ठंड के मौसम में वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते, वैसे ही कारगिल वाला जो सिचुएशन है, एरिया है, वहां पर भी इंडिया और पाकिस्तान में ये समझौता हुआ था कि ठंड के मौसम में हम अपनी आर्मी को पीछे खींच लेंगे, हम अपनी आर्मी को पीछे कर लेंगे। यानी पाकिस्तान अपनी आर्मी को लेकर चला जाएगा यहाँ से, और इंडिया अपनी आर्मी को नीचे बुला लेगा, ताकि हमारे किसी भी आर्मी पर्सनल की मौत ना हो ठंड की वजह से। समझ में आया क्या? लेकिन जब पाकिस्तान तो तेगला है, दोगला नहीं, तेगला है ना। तो जब हमारे इंडियन आर्मी कारगिल छोड़कर नीचे आ गए थे, तो पाकिस्तान इसी मौके का फायदा उठाता है और धीरे धीरे जो आतंकवादियों के रूप में, मतलब कि उसके ही आर्मी पर्सनल थे, उनको बस उनका आर्मी का कपड़ा निकाल करके, नॉर्मल कपड़ा दे करके, ठीक है, और सारे के सारे एम्युनिशन, हथियार दे करके उसने कहा भेज दिया? कारगिल में। समझ में आ रहा है क्या? उसने कारगिल में भेज दिया। अब पता है कि आर्मी तो चलो इस कारगिल वाले एरिया से नीचे आ जाएगी, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर के एरिया में रहते हैं, जो लोग वहां के लोकल पीपल हैं, जो बकरी वगैरह चराते हैं, भैंस वगैरह, गाय वगैरह जो चराते हैं, वो लोग तो वहीं रहेंगे, है ना। तो वैसे ही कश्मीर में एक चरवाहा था, उसका नाम था काशी नामदयाल। क्या नाम था? नामदयाल, काशी नामदयाल। इस चरवाहे ने देखा कि लोगों को पता रहता है कि भाई ये ठंड का मौसम है, तो इस टाइम में कोई भी आर्मी यहाँ पर इस वाले एरिया में नहीं रहेंगे। अच्छा, पहले मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे ये है कारगिल, ठीक है, कारगिल। अब देखो, इसको यहाँ से ऐसे समझना, इधर से आएंगे तो कारगिल पर ना कई सारी हमें माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। कई सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हमारे पोस्ट बनाए हुए रहते हैं, जहां से हम रह करके क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया पहाड़ी है और पहाड़ के वैलीज में लोग रहते हैं, है ना। जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में जो एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, वैली, और लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन हमारे जो आर्मी का पोस्ट होता है वो ऊपर साइड में रहता है। क्यों? ताकि हम ऊपर से दूर तक नजर रख सके। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही इस कश्मीर वाले एरिया में टाइगर हिल, तोलोलिंग, ठीक है, और वैसे अलग अलग नाम से .5100, .4700, .5140, ऐसे अलग अलग पॉइंट करके नाम दिए हुए थे पोस्ट का। और वो पोस्ट ठंड के महीने में मतलब पोस्ट छोड़कर आर्मी नीचे चली जाती। लेकिन काशी नामदयाल ने देखा कि इन पोस्टों पर ना कुछ हरकत हो रही है। क्या हो रही है? मूवमेंट,
हरकत। तो काशी नामदयाल को लगा कि जब इंडियन आर्मी नीचे चली गई है तो यहाँ पर मूवमेंट कर कौन रहा है। तब वो काशी नामदयाल जो बकरी चराने वाला था, उसने इंडियन आर्मी को बताया कि वहां पर साहब हमने कुछ मूवमेंट देखी है। तब इंडियन आर्मी ने सोचा कि किस बात की मूवमेंट है, अगर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो भी चले गए हैं, हम भी नीचे आ गए हैं, तो मूवमेंट किस बात की है। तो इंडियन आर्मी ने एक बार चेक करने के लिए वहां पर सोचा कि हम लोग एक बार बोलते ना कि जाओ रैकी करके आओ, एक बार देख करके आओ, है ना, कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। तो ऐसे ही इंडियन आर्मी ने भेजा, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर रहता है कि कुछ पता नहीं चलता है, कि दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, और माइंड में एक और चीज चल रहा था कि अगर हम देखने जा रहे हैं और पता चला सच में वो पाकिस्तानी आर्मी हो, वो लोग गोला बारूद मारने लगे तो हमारे लोगों की तो फालतू में जान चली जाएगी। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी किया गया है, तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि यहाँ से ना पहले फायरिंग करा कि देखो थोड़ा सा उस पोस्ट के आसपास अगर कोई गोला बारूद गिरेगा तो अगर लोग रहेंगे तो वहां से कोई न कोई हमें ये क्रॉस फायरिंग बोलते हैं ना, कि अगर इधर से फायरिंग जा रहा है तो उधर से भी फायरिंग आएगी, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा हाँ वहां पर लोग हैं। समझा है क्या। हाँ, तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए थोड़ा फायरिंग किया। जब फायरिंग किया तो पता चला बाप रे बाप, उधर से तो हैवी फायरिंग आ रही है, उधर से हैवी फायरिंग आ रही है। अब देखना, अब जैसे ये कारगिल है तो कारगिल का ये पूरा का पूरा एरिया इधर आ जाता है। इसमें मैंने बताया कि कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे तोलोलिंग पीक हो गया, तोलोलिंग पीक, और इधर ही आसपास में एरिया में हमें टाइगर हिल वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने जितने भी ऊंचे ऊंचे पोस्ट थे पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल और तोलोलिंग, इन सारे ऊंचे ऊंचे पोस्टों पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। क्योंकि ये पोस्ट हमारे इंडियन आर्मी का था, तो वहां पर सारा का सारा रहने की व्यवस्था, खान पान, जो भी चीजें मतलब कि थोड़े बहुत रखने चाहिए वो सब थी। वहां पर किस तरीके से बंकर वगैरह अच्छे से बनाया गया था। तो सारा का सारा सिचुएशन, अगर उसमें आकर के आतंकवादी घुस जाएंगे, उनको आतंकवादियों को तो सालों को कुछ नहीं करना है, सारा का सारा अपना एमुनेशन ला के रख देना है, बंदूक से निशाना ले लेना है और बस नीचे की तरफ देखते रहना है। समझ आ रहा है क्या। हाँ, तो यानी अब ये एरिया कारगिल अगर हमसे कट जाता है तो हमसे सियाचिन पक्का जाने वाला था, और गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री ऐसा कभी होने नहीं देती। तब इस चीज को टैकल करने के लिए यहाँ पर दो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। क्या चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर, ठीक है, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारी आर्मी की टुकड़ी थी, लेकिन कुछ टुकड़ी ऐसी थी अलग अलग जगह पर डिप्लॉय थी, कुछ टुकड़ी ऐसी थी जो रिजर्व में रखी हुई थी, और उसी में आते हैं अपने कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा की जो यूनिट थी ना वो रिजर्व फोर्स में थी। उनको मतलब खाली बोलते हैं ना कि अगर कहीं हमें सैनिकों की कमी हो गई तब वहां पर जाने के लिए, वहां पर जाकर के तुम उनकी हेल्प करोगे। उनको युद्ध में जाने के लिए नहीं बनाया गया था उनकी यूनिट को। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब देखा कि सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर हमारे अभी सैनिक अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, वहां पर जाने के लिए हमारी यूनिट खाली है, तो इन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उनसे रिक्वेस्ट किया और कहा कि सर हमें वहां पर जाने की परमिशन दीजिए। ठीक है, और कैप्टन विक्रम बत्रा गए इन्होंने। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या आ रही है, इसको ध्यान से सुनना है। जैसे ये है टाइगर हिल, ठीक है, टाइगर हिल। अब नीचे से अगर आप जा रहे हो नीचे से, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से बैठा हुआ इंसान आसानी से आपको देख रहा है, समझ आ रहा है, और तुम्हें नीचे से उसे ढूंढना पड़ेगा कि वो साला कौन से डायरेक्शन में है, उसके पास कौन सा हथियार है, कौन सा ग्रेनेड है, ठीक है, तोप गन है या गन मशीन है कि नहीं। सारी की सारी चीजों की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है नहीं, और तुम्हें नीचे से दिखाई भी नहीं देगा। तो तुम जितना करीब पहुंचोगे उतना अधिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, और नीचे से तुम फायर करोगे तो तुम्हारा जो गोली है वो डायरेक्ट लगेगा भी नहीं, मिस फायर होगा, इधर से उधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, और ऊपर से ये लोग हैं तो एक बैंकर में बैठे हुए हैं, मान लो ऐसा बैंकर, उसमें से बंदूक निकाल लिए हैं, दूरबीन लगा लिए हैं, और देख करके तुम्हें चुन चुन के मारेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि अगर ऊपर एक आदमी है ना, तो हमें नीचे एक आदमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर वाले को नीचे 9 आदमी की जरूरत पड़ती है। यानी अगर ऊपर हम एक को मारेंगे ना, तो हमारे नीचे कितने आदमी मरेंगे, 9 आदमी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारा जो रेशो हो चुका था वो 1:27 हो गया था, 1:27
27, उन लोग के पास इतना लेटेस्ट हथियार और इतना गोला बारूद था, वहां का एक आदमी हमारे यहाँ के 27 जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको मार सकता था आराम से। ठीक है, ऐसी कठिन सिचुएशन थी। फिर अब क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे एक गन थी बोफोर्स गन। ये बड़ा बड़ा जो कि क्या करती है, गोला मारती है, और जहां गोला मारेगी, क्योंकि ये बोफोर्स तो अब एग्जैक्ट लोकेशन पे मार नहीं सकती, लेकिन कैसा है कि हम लोग ना ये ग्रिड सिस्टम को पढ़े रहते हैं। ग्रिड सिस्टम हम लोग जब, शायद मैंने पढ़ाया है क्या ग्रिड सिस्टम के बारे में? ओके, ग्रिड सिस्टम नहीं पढ़ाया तो पढ़ा दूंगा। लेकिन ग्रिड सिस्टम में कैसा होता है ना कि हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड करके कोऑर्डिनेट को सेट कर देते हैं कि अच्छा कौन से कोऑर्डिनेट पर है, और जब यहाँ से बोफोर्स तो जाती है, मारती है गन, तो वो गोला बारूद जो रहता है एस्टिमेटेड उसी के आसपास में गिरता है, और जब आसपास में गिरेगा, कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जैक्ट वहीं पर गिर जाए, तो भाई कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा, उन लोग को गन फायर करने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएगी कि नहीं आएगी। तो इस सिचुएशन में कारगिल के वॉर में हमारे बोफोर्स गन ने बहुत हेल्प किया। यहाँ से गोला बारूद सेलिंग, इसको कहते हैं ना सेलिंग करना, जब बोफोर्स गन मारती है ना, धाड़ 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 पूरा गर्दा उड़ जाता है, सेलिंग करना। अब ये लोग को समझ में नहीं आ रहा था, जो टाइगर हिल पर ये लोग कब्जा करके बैठे हैं, कि ये गन किधर से, मतलब कि गोला किधर से आ रहा है। ठीक है, और जब ये लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते, इसी का फायदा उठा करके विक्रम बत्रा क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ठीक है, उनके सैनिक मतलब उनके जो साथी थे वो सब मिलकर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, और विक्रम बत्रा धीरे धीरे करते करते उन्होंने टाइगर हिल को कब्जा लिया। ठीक है, एक जगह उनको विजय प्राप्त हो गई, टाइगर हिल मुश्किल से मिल गया। अब जब टाइगर हिल हो गया, फिर उनका उन्होंने कहा कि सर अभी तो एक कब्जा आया है। उन्होंने कहा, मतलब उनके ऑफिसर ने कहा कि चलो एक हो गया, अब तुम वापस आ जाओ। तो उनका एक कहना था कि सर दिल मांगे मोर। ठीक है, दिल मांगे मोर मतलब अभी जो दूसरा वाला है, कौन सा, ये तोलोलिंग पीक, तोलोलिंग, उसको भी कब्जाना है। ठीक है, उसको भी कब्जाना है। तो उनका ऑफिसर ने कहा ठीक है, अच्छा देख लो। लेकिन वहां पर तोलोलिंग पर एक समस्या थी कि जो टाइगर हिल था वो थोड़ा सा स्लोप पे था, लेकिन तोलोलिंग भाई साहब एकदम खड़ी चढ़ाई थी, एकदम स्टीप। दिखाई दे रहा है इसका शेप कैसा है, एकदम स्टीप, यहाँ से जा नहीं सकते थे। ठीक है, और एक ही रास्ता था, मतलब कि सामने से तो ये लोग खड़े हैं, सामने से इधर से जो थोड़ा सा स्लोप वहां जा नहीं सकते थे। इधर भी ये लोगों ने आर्मी डिप्लॉय किया हुआ था, ऊपर वाले आतंकवादियों ने, और एक ही ये एरिया था जहां एकदम खड़ी चढ़ाई थी। और उधर से जो पाकिस्तानी आर्मी थी, वो लोग ना ये सोच ही नहीं सकते थे कि इंडियन आर्मी इस साइड से भी आ जाएगी। बात समझा, इंडियन आर्मी इस साइड, इस खड़ी चढ़ाई पर से भी आ जाएगी। लेकिन विक्रम बत्रा जो थे वो अपने साथियों के साथ इस खड़ी चढ़ाई से धीरे धीरे कहाँ चढ़ गए, ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ चढ़ के तोलोलिंग पीक को भी क्या कर लेते हैं, कब्जा लेते हैं। ठीक है, कब्जा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस तोलोलिंग पीक को कैप्चर करते टाइम विक्रम बत्रा को गोली लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। बात समझ में? हाँ, ठीक है। अब यहाँ से जो पाकिस्तानी जितने भी आर्मी पर्सनल थे उन लोग को मारा गया, पूरी तरीके से खत्म किया गया। लेकिन जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों को पहचानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो हमारे सैनिक नहीं है, वो मिलिटेंट्स हैं। ठीक है, जबकि जब हमारी आर्मी ने उनको मारा था, तो उनके जेब से जब उनके आइडेंटिटी कार्ड को निकाला गया, तो उस पर क्लियरली लिखा गया था उनके रैंक के साथ उनका नाम और उनका नेशन। ठीक है, तो हमारे ही आर्मी पर्सनल ने वो जो मुसलमान था तो उसको मुस्लिम तरीके से, कोई हिंदू रहा हुआ तो उसको हिंदू तरीके से, जैसे भी करके उसका क्रिमिनेशन किया, और जो है उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया गया। लेकिन ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान कभी भी ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो उसके आर्मी, मतलब कि उसके सैनिक थे। ठीक है, यानी उनके यहाँ के साला सैनिक भी अगर मर जाता है ना, तो उसे सम्मान भी नसीब नहीं होता है। समझ में आया? तो ये कारगिल की लड़ाई कब हुई थी? 1999 में। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999। और इसमें कौन से ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, ऑपरेशन विजय और सफेद सागर। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखो, ये लोग अभी यहाँ 2000 मतलब कि 1999 में थुरा के गए, अभी इनके अंदर 30 भरी हुई है सालों के, ये लोग फिर ना कुछ कांड करेंगे। तब इनके ना पाकिस्तान में कई सारे ऐसे लीडर्स है, मौलाना है, ठीक है,
जो ऐसा ऐसा भाषण देते हैं और जो यूथ होते हैं ना उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। और ये मौलाना कभी खुद आगे आकर के नहीं लड़ेंगे, लेकिन यूथ को इस तरीके से भड़काएंगे कि लगेगा कि नहीं, जो हिंदुस्तान है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान के लोग सबसे बड़े दुश्मन है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया है। इस तरीके से वो मौलाना उनके सामने रिप्रेजेंट करेगा और वो लोग जीने इस उनके सामने। और एक चीज क्या रखी जाएगी सबसे बड़ी, कि हिंदुस्तानियों की वजह से इस्लाम खतरे में है, ठीक है, हिंदुस्तानियों की वजह से क्या है, इस्लाम खतरे में है। और फिर वो लोग क्या, वो लोग हथियार उठा लेते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं, जैसे जैसे मोहम्मद, और ये लोग इतने, मतलब क्या ही कहना इन लोग को, ये लोग अपने ग्रुप का नाम भी रखेंगे ना इसके नाम पर, इस्लाम के नाम पर ही, जैसे मोहम्मद, मोहम्मद साहब जबकि प्रॉफिट मोहम्मद उनके सबसे पूजनीय है, उनके नाम पर बताओ आतंकवादी संगठन का नाम रखा है जैसे मोहम्मद, है, ठीक है, जैसे मोहम्मद। जैसे एक ये है हाफिज सईद, समझ आ रहा है, ये हाफिज सईद, हाफिज सईद लश्कर तैयबा, ठीक है, लश्कर तैयबा का लीडर है। लश्कर तैयबा ये क्या है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस्लामिक बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ने भी इसे मतलब डिजिग्नेट किया है। लेकिन ये बताओ, ये हाफिज सईद उस पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर है, रैली करता है, खुलेआम भाषण देता है, और पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। और पाकिस्तान कहता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ लड़ते हैं। और जब भी, अब देखो, टेररिज्म, किसी भी कंट्री में टेररिज्म हो रहा होता है तो उस पर नजर रखती है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और FATF की नजर में अगर कोई आ जाता है कंट्री की, उस कंट्री, जो पर्टिकुलर कंट्री है वो अपना पैसा आतंकवादियों को दे रहा है, तो ये FATF उन्हें 2 लिस्ट में डाल देता है, एक या तो ब्राउन ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है, ग्रे और एक ब्लैक लिस्ट। तो पाकिस्तान को कई बार ग्रे लिस्ट में डाला गया है और यह बहुत टाइम तक रहता है। और जब भी किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो उसके इकोनॉमिकल लॉस बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने वाला रहता है, तब क्या कर लेगा, ये दाढ़ी वाले को, साले को क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा, और ये दिखाएगा कि देखो हम तो आतंकवादियों को अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर कुछ दिन बाद छोड़ देगा। तो FATF भी बकचोद है एकदम से। इन लोग को समझ में नहीं आता कि साला तुम कैसा इसको जो कि अरेस्ट करते हो भाई, आज अरेस्ट किए कल छोड़ दिया, जीजा है तुम्हारा, है कि आज अरेस्ट किए कल छोड़ दिया वापस से। और FATF भी जो कि इसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालता है, मतलब इन्हें अभी क्या करे। FATF भी किसके इन्फ्लुएंस में रहता है, USA के इन्फ्लुएंस में, यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि इन्हीं लोगों का बनाया हुआ ग्रुप है। और USA किसका, जो कि किसके साथ ज्यादा इसका अटैचमेंट है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ये जियो पॉलिटिक्स में ना, ये USA बहुत हरामी है। USA पता है, दुनिया में अगर कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उसके पीछे USA का हाथ रहता है। ये चाहता है कि दुनिया में लड़ाई चलता रहे और उसका हथियार बिकता रहे, यही हथियार बेचता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान हमसे उलझता है, और पाकिस्तान वो अपना हथियार अपने आतंकवादियों को देता है और उनको चढ़ाता है कि कहो गजवाए हिंद करेंगे, जबकि इनका बाप भूल जाता है कि कितनी बार ये लोग लात खाए हैं, हर बार जब आए तब छुराए हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते। ऐसे ही हाफिज सईद की तरह ही एक और हरामी है, मसूद अजहर। देख रहे हो, चश्मा वश्मा लगा के एकदम वोट रंगो साले का, मसूद अजहर। अब ये कौन सा वो चलाता है, ये देखिए क्या कर रहा है, मोहम्मद मसूद अजहर रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट है, इसको तो सीधा सीधा टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन है जैश-ए-मोहम्मद। बताओ, मोहम्मद साहब के नाम पे रखा है जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद। अब इसी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तोयबा, इन्हीं के आतंकवादियों ने 2001 में भारत के पार्लियामेंट पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है, भारत के पार्लियामेंट पर 2001 में अटैक कर दिया। पता नहीं जो है कि हमारी, जब कितना बड़ा कह सकते हैं ना, भारत की भी गलती है इसमें, इतना बड़ा सिक्योरिटी लूप होल है कि कैसे ये गधे आकर के तुम्हारे पार्लियामेंट पर अटैक कर दे रहे हैं। तुम्हारी सिक्योरिटी क्या सो रही है, रॉ एजेंसी सो रही है, IB का जो कि घर में घुस के जो कि चूड़ी पहन के रखी है, वो लोग को क्या काम धंधा दिया गया है, इसी सब के लिए वो लोग पगार लेते हैं ना।
कहीं ना कहीं ये हमारे जो सिक्योरिटीज है उनके उनके लोग की फ्लोज को भी दिखाता है, तो उनकी ना काबिलियत धीरे धीरे घटती जा रही है सालों की। ठीक है, अब जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो हर एक पूरी पूरी यूनिट को सस्पेंड कर देना चाहिए, उनके ऊपर फाइन ठोक देना चाहिए। तब जो कि एक्चुअली कैसा है, जब तक ये सब के ऊपर ना गवर्नमेंट का डर नहीं रहेगा ना, आर्मी हो या कोई भी आईबी हो, तब तक ये लोग सही से काम भी नहीं करेंगे। समझा? मतलब यार, पार्लियामेंट पर ये आतंकवादी संगठन ये लोग अटैक कर दे रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट घेर ले रहे हैं। कहाँ थे तब? तुम कर क्या रहे हो? तुम सब कितनी बड़ी फेलियर है, मजाक बन के रह गया था एकदम पूरी तरीके से। 2001 में ये किसने किसने, ये हाफिज सईद जो लश्कर तोयबा और इसका मसूर अजहर का जैसे मोहम्मद, इसके मिलिटेंट ने, इसके आतंकवादियों ने कहा अटैक कर दिया? पार्लियामेंट पर। और इसी पार्लियामेंट के अटैक में पकड़ा गया था ये अफजल। गुरु हटाओ चले, गुरु का नाम बर्बाद करता है। ठीक है, अफजल ये क्या था? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था भाई साहब, हमारे ही भारत में रह के, हमारा ही खा करके हमें ही मारने की कोशिश कर रहा है अफजल। ठीक है, तो इसको पकड़ा गया था इस 13 दिसंबर 2001 को जो भी अटैक हुआ था पार्लियामेंट पर, इसके आरोप में इसको पकड़ा गया। इससे पूछताछ की गई तो उसने सारा का सारा उगल दिया कि किस तरीके से हमने हथियार लाए गए थे, हमें क्या कहा गया था, कहां पर बम फोड़ना था, किस तरीके से पार्लियामेंट को पूरा कब्जाना था, पाकिस्तान से कितने ऑर्डर आए हुए थे, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी संगठन थे उसमें मिले हुए थे, सारा का सारा कहानी इसने बता दिया। और इसको 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। बताओ, भारत में जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इसके खिलाफ वो लगता है कि भाई ये तो वो हीरो है हमारा अफजल गुरु को गवर्नमेंट ने गलत फांसी दिया है। समझाता है? ऐसा जो ये कश्मीर था ना, जम्मू कश्मीर एरिया, जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट जो थे वो लोग क्या कहते थे कि ये अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, ऐसे ऐसे नारे लगते थे। समझ आ रहा है? बताओ क्या कहेंगे? प्रोफेसर होकर के सोचो कि अगर इसकी ये हालत है, तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 10-20 साल 21 साल 25 साल के जो नौजवान रहते हैं, उनके दिमाग में क्या ही चलता रहेगा, और क्या ही एजुकेशन है उस पाकिस्तान की। समझ आ रहा है? तो 13 दिसंबर 2001 को कहां अटैक किया था इन लोगों ने? पार्लियामेंट पर। कितने टेररिस्ट ग्रुप? दो, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा। ठीक है, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा, जैसे, ठीक है, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा। इसमें किसको पकड़ा गया था? अफजल गुरु को। अफजल को बोलो साले को, अफजल। ठीक है, अफजल को, और इसके फांसी दे देगी 2013 में। ठीक है, तो 2001 में अटैक हुआ था, 2013 में जाकर के इसको फांसी दी गई। इतना समझ में आया? ओके, अब देखो, फिर इनका सारा का सारा प्लान जो था फेल हो गया। ठीक है, हमारी बहुत सारी जो कि हमको भी यहाँ पर पार्लियामेंट अटैक में प्रॉब्लम्स हुए, वो अलग बात है। हमारे भी बहुत सारे आर्मी पर्सन मारे गए थे, हमारे यहाँ के जो ये कमांडो रहते हैं, गार्ड रहते हैं, वो सब मारे गए थे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, जब हमारा ये सियाचिन ग्लेशियर वाला सारा का सारा सिचुएशन हुआ था और खालिस्तान मूवमेंट हुआ था ना, खालिस्तान मूवमेंट के खत्म होने के बाद ही हमारे भारत में एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्टेब्लिश किया गया था 1984 में। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट जब हुआ ना, तो 1984 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को स्टेब्लिश किया गया और उसका हेडक्वार्टर रखा गया दिल्ली में। ठीक है, ओके। उसके बाद जब भी कभी ऐसी घटनाएं होती थी तो उसमें एनएसजी कमांडो को क्या किया जाता था? सम्मिलित किया जाता था। लेकिन एनएसजी कमांडो जिसमें ब्लैक कैट और ब्लैक कमांडो को देखने को मिला था, कब? ताज अटैक में। लोगों को उससे पहले पता नहीं था उसके बारे में। ठीक है, वो हाँ, अब आते हैं, क्योंकि उसके पहले उनको गुप्त रखा गया था, ये इनका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। वैसे भी उसमें कौन आदमी है, कौन पर्सनल होता है, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है, बट अभी आगे समझाता हूँ कैसे। तो ठीक है,
तो 1984 में फॉर्मेशन हो चुका था। अब यहाँ पर भी जब ये हुआ था तो इसमें भी एनएसजी को शामिल किया गया था, इनको मारा पीटा गया था, निकाला गया था, पकड़े गए थे ये अफजल गुरु वगैरह, ये सब पकड़े गए और इसको हैंग वगैरह कर दिया गया। उसके बाद 2001 के बाद फिर इन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब फिर से कुछ न कुछ कांड किया जाए। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। ताज अटैक 26 नवंबर 2008, ठीक है, 26 नवंबर 2008। मुझे थोड़ा सा मैप चाहिए, जैसे मैं मैप ले लेता हूँ, थोड़ा जाओ। 26 नवंबर 2008 क्या है, सही, ठीक है। अब देखो 26 नवंबर 2008 को देखो, पाकिस्तान के कुछ मछुआरे समुद्र के जरिए कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे अरेबियन सी में, हमारे धीरे धीरे मुंबई के पास आ जाते हैं। और मुंबई में जो है एक मछुआरा रहता है जो मछली मारता रहता है, कबीर। उसके बोट को वो लोग बुलाते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई हमारा बोट खराब हो गया है, थोड़ी हेल्प कीजिए। तो वो जाता है, जो कबीर, वो सोचता है कि भाई अच्छा हो सकता है ह्यूमैनिटी। अब देखो भारत में रहने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अंदर इंसानियत रहती है, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर कभी भी इंसानियत नहीं रहती है, समझ में आया? वो लोग साले उसको बुलाए कबीर को, कबीर गया उनकी हेल्प करने के लिए, भाई साहब उसको मार दिए और गला काट के मार दिए। उसको मार करके उसका बोट छीन लेते हैं और उसके बोट पर बैठ के कहाँ पहुंच जाते हैं, मुंबई पहुंच के इंडिया गेट से होते हुए सीधा वो कहा, धीरे धीरे, अब वो लोग कम से कम 10 के ग्रुप में आए हुए थे। आ करके वो लोग अंदर घुसे और उनका प्लान था, एक ही मकसद था, खाली भारत में जाओ और जितने लोगों को मार सको उतने लोगों को मारो, ठीक है। और जितने, उनको कहा गया था कि तुम जितने अधिक लोगों को मारोगे तुमको उतना जन्नत नसीब होगा और उतनी परियां मिलेंगी। बताओ, तुमको जन्नत में परी मिलेंगी, ठीक है। तो ये लोग आए, परी की हमको तो परी मिलेंगी, हमको मारना है। अब ये लोग मारने के लिए, इन लोग का कई सारे मकसद थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। पाकिस्तान इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और पाकिस्तान के वीजा पर हर, मतलब कि दूसरे जहां भी कंट्री में जाना है जा सकते हो, लेकिन इजराइल जाने के लिए तुम्हें वीजा नहीं मिल सकता है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान के लोग कभी भी इजराइल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इजराइल जो है, इजराइल और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इजराइल और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको पता है कि जब खालिस्तान मूवमेंट हो रहा था तो उसमें हमारे इजराइल के जो सैनिक थे उन्होंने काफी हेल्प करी थी। उसके बाद जब कारगिल युद्ध हुआ तो इजराइल के बनाए हुए काफी सारे मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, उन लोगों ने हमारी हेल्प करी थी, उनसे भी हमको बहुत हेल्प मिला था। तो पाकिस्तान हमेशा इजराइल से चिड़ा रहता था। और इजराइल में सबसे अधिक क्या रहते हैं, यहूदी, है ना, जूस। तो वैसे ही बहुत सारे जूस भारत में भी रहते हैं, यहूदी भारत में भी रहते हैं। अब पाकिस्तानियों ने सोचा कि जहां जहां पर यहूदी होंगे वहां वहां घुसेंगे और उनको कत्लेआम मारेंगे, कि इंडिया में घुस करके हम किनको, इजराइल के लोगों को मारते हैं। यानी इंडिया, इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक क्या जाएगा कि एक मैसेज जाएगा कि भारत हमारे सिटीजन्स के लिए सेफ नहीं है, ठीक है। जबकि इस पाकिस्तान की औकात नहीं है इजराइल के साथ डायरेक्टली लड़ सके, कभी 2 मिनट भी नहीं लगेगा इजराइल को इनको समाप्त करने में, नक्शा से गायब कर देगा इजराइल, ठीक है। इजराइल की ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये लोग अब देखो, यहाँ से जब बोट लिए अंदर घुसे और अंदर घुस करके इंडिया गेट से होते हुए अलग अलग एरिया में लोग फैल गए, 4-4 का ग्रुप बनाया और अलग अलग एरिया में फैल गए। ये लोग जा करके 8 जगह पर इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया था, ठीक है। 8 जगह पे बम ब्लास्ट किया था, जिसमें से CST जो टर्मिनस था रेलवे, वहां पर कामा हॉस्पिटल, वहां पर ओबरॉय ट्राइडेंट होटल था, वहां पर ताजमहल होटल इसमें मेन, वहां पर लियोपोल्ड कैफे है। लियोपोल्ड जो कैफे है ना, यहाँ पर यहूदी इस कैफे में बहुत ज्यादा जाते हैं। और ये जो ये दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये मुंबई का चाबाड हाउस में भी यहूदी, कोलाबा में है ये, यहूदी बहुत अधिक अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। ये लोगों ने ढूंढ के देखा कि कहाँ पर यहूदी बहुत है, वहां पर गए। और तुम्हें पता है कि ये जो ताज होटल है
ताज होटल में भी लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। और उसमें कहाँ के, नहीं वो टर्की उधर के होते हैं, पारसी अलग है, यहूदी अलग है, ठीक है। हाँ, वो पारसी जैसे अलग होते हैं और यहूदी अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो चाबाड हाउस है, यहाँ पर भी यहूदी बहुत रहते थे, यहाँ पर घुस गए। लियोपोल्ड कैफे में यहूदी बहुत जाते थे, वहां घुस गए। ताज में घुस गए, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में घुस गए। उन लोग को पता था कि जब इन सब यहाँ कहीं आसपास जगह पर जब भी बम ब्लास्ट होगा तो लोग हॉस्पिटल में आएंगे। साले हॉस्पिटल में घुस गए, हॉस्पिटल में घुस के पूरा ताला मार दिया, हॉस्पिटल को उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद और दो जगह था, जैसे कि एक ये क्या कहते हैं, ये कोई कॉलेज था, कॉलेज में उन लोगों ने जो कि बम ब्लास्ट किया था, ठीक है। ऐसे ही टोटल मिलाकर 8 जगहों पर ये लोग क्या कर रहे थे, गोला बारूद पूरा मार रहे थे और फुल्ली फुल्ली एकदम इक्विप्ड थे, ठीक है, फुल्ली इक्विप्ड थे। इनके इसके पास क्या था, AK-47 राइफल, ग्रेनेड, उसके बाद जो कि वेपन्स जो चाकू वगैरह अलग अलग किस्म के, भाई साहब पूरा एकदम हथियार लेकर आए थे। अब यहाँ पर भी हमारे सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं, मतलब क्या कर रहे होते हैं समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ 2001 में इन लोगों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। तुम लोग कैसे इतना मतलब सोच सकते हो कि भाई ये हमारा जो एरिया है, कौन सा, ये समुद्र का किनारा, कम से कम यहाँ पर ये सब एरिया में तो सिक्योरिटी को टाइट रखनी चाहिए, है कि नहीं। तो भारत में एक समस्या ये भी है ना, जब तक कोई चीज होती नहीं बड़ी घटना ना, तब तक हमारे भारत वाले जागते भी नहीं कि हाँ हमें यहाँ भी कुछ करना है। समझ आ रहा है क्या। तो इस तरीके से अब ये लोग यहाँ घुस गए, और जब घुस गए तो पूरा का पूरा जो ताज होटल था, ताज होटल में तो पूरा मार के बम ब्लास्ट कर दिया, पूरा आग लगा दिया। और वहां पर सारा का सारा एक रूम पूरा कब्जा करके सारे लोगों को, ये लोग बच्चे बूढ़े औरत कोई भी था, इनको कुछ मतलब नहीं, सिर्फ ये गोली मार रहे थे एकदम धाए धाए धाए। और इनको ये भी नहीं था कि हम लोग यहाँ से बच के जाएंगे, इनको था कि जितने मैक्सिमम लोगों को मार सकते हो मारो, ठीक है। ये सबको मारते गए। अब यहाँ पर ये लोग जिस ऑटो से जा रहे थे, जिस ऑटो से, उस ऑटो में भी क्या कर दिए, उतरे तो ऑटो वाले को थोड़ी पता कि ये साला आतंकवादी है, ऑटो, हाँ टैक्सी, ठीक है, टैक्सी। तो उस टैक्सी वाले को पता नहीं था कि ये लोग आतंकवादी है। अब ये टैक्सी से उतरते हैं, इस टैक्सी में भी क्या लगा दिए थे, बम लगा दिए रहते हैं। अब ये टैक्सी यहाँ से उतर के टैक्सी जहां जहां जाता है, अलग अलग जगह पे 3-4 जगह पे टैक्सी में भी बम ब्लास्ट हो जाता है। मुंबई पुलिस कंफ्यूज, साला ये कहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। मुंबई पुलिस हर जगह नाकाबंदी करती है, ठीक है, हर जगह जब नाकाबंदी कर देती है, नाकाबंदी करने के बाद सीधा अब यहाँ का जो ये एरिया है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये अपना ताज, ये लियोपोल्ड जो कैफे है, ठीक है, ये नरीमन हाउस है, नरीमन हाउस कोलाबा में। ये जो कामा हाउस था ना, कामा हॉस्पिटल है, हाउस, ये कहाँ गया, ये चाबाड हाउस, मैप नहीं दिख रहा है, एक मिनट, चाबाड हाउस, ठीक है। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये जो चाबाड हाउस है, चाबाड हाउस को ही नरीमन हाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, नरीमन हाउस, कोलाबा में। मैं दिखाता हूँ प्लेस, जैसे ये सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं, पहला क्या है, ये तो हमारा ताज है, ताज होटल, ठीक है, ये ताज होटल। ये हमारा जो लियोपोल्ड कैफे है, ये नरीमन हाउस, इसमें सब यहूदी रहते थे, हाले इसमें घुस गए, सब मारने लगे। उसके बाद ये ट्राइडेंट होटल है, इसमें घुस गए, इसमें भी वही यहूदी रहते थे। फिर कामा हॉस्पिटल में घुस गए, बताओ, हॉस्पिटल में जाके मारने लगे। और ये जो CST अपना रेलवे स्टेशन था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यहाँ पर जाकर के अंधाधुंध गोली बरसाने लगे। उसमें पूरा का पूरा हाहाकार मच चुका था, ऐसा लग रहा था पूरी मुंबई में हर जगह आतंकवादी घुस रहे थे। अब हर जगह इन सबको टैकल करने के लिए हमारे जो ये थे ब्लैक कमांडो यानी NSG के जो गार्ड थे, उन सबको क्या किया गया, उतारा गया। ये देखिए कामा जो ये है नरीमन पॉइंट है हॉस्पिटल कह रहा हूँ, नरीमन हाउस है, वहां पर ये लोग उतर कर धीरे धीरे किस तरीके से टैकल करे। अब समस्या क्या है कि आतंकवादियों को या भारत में किसी को तो पता ही नहीं था कि ये ब्लैक कमांडो या NSG है, ठीक है, लेकिन
उस वक्त सबसे थर्ड क्लास काम किसने किया था ना, तो हमारे देश की मीडिया ने। और पता है ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्टली अलाउड करना चाहिए कि ये मीडिया ना कहीं आसपास न दिखे, साला इन्हीं को एक आपको गोली मार देना चाहिए पीछे से, ठीक है। हाँ, ये लोग हरामी लोग क्या करने लगे, लाइव दिखाने लगे, क्योंकि जितने आतंकवादी है वो लोग तो अंदर बैठे हुए हैं और उन लोग को कुछ पता नहीं है। हमारे जो ये एनएसजी के कमांडो थे, इन लोगों ने पूरा पोजीशन ले लिया था हर जगह पर, मतलब कि दूर दूर से जो बड़े बड़े ये होते थे बिल्डिंग्स होते थे ना, वहां से लाकर के स्नाइपर एकदम बैठा दिए थे कि जहां पर आतंकवादी है अगर खिड़की पर आया, मार धार से उनको वहीं पर खत्म कर दिया जाए। कई आतंकवादी तो ऐसे मारे गए, वो लोग डर चुके थे, पूरा खिड़की पर नहीं आ रहे थे, बोले थे साला कहां से गोली आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर तब तक हमारी मीडिया आती है, विश कन्याएं, ठीक है। मीडिया के जो कन्याएं रहती है उनको विश कन्या कहा जाता है हमारे देश में, ठीक है। वो लोग आती हैं, अब वो लोग भाई साहब पूरा लाइव दिखाने लगती हैं, देखिए हमारे चैनल पर सबसे पहले कि यहाँ से हमारे ये ब्लैक कमांडो उतर रहे हैं। तब तक के इसके ये जो आतंकवादी थे, इन लोग को पता चला ये कौन है, मतलब कि हमने तो इसके बारे में कहीं सुना ही नहीं था। और जैसे ही इन लोगों को देखा कि भाई साहब पूरे के पूरे कमांडो हर जगह ऊपर आ चुके हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया सारी की सारी बिजली को काट दो, बिजली कट कर दिया। अब बिजली कट कर दिया तो कैसे ही तुम टैकल करोगे, बिजली वगैरह रहती तो तुम ढूंढ ढूंढ के कहीं न कहीं छुपते छुपाते जा सकते थे। और ये लोग जो आतंकवादी थे, इन लोगों ने अपना पोजीशन हर जगह कोना कब्जा जो भी रहता था वो लोग छुपे वहां पर, ठीक है। और इसी में जैसे कि हमारे जो एनएसजी कमांडो थे, उसी में एक थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ठीक है। ये अपने टीम को लीड कर रहे थे, ठीक है। और ये जब जाते हैं, हालांकि ये सब क्या पहने रहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं, ठीक है। सबके पास अब देख रहे हैं पूरा इक्विप रहते हैं, इनका सिर्फ आंख ही दिखता है, किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब ये संदीप उन्नीकृष्णन आगे बढ़े और जैसे मान ले कि ये स्टेयर से उतर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर ये आतंकवादी छुपा हुआ है। 6 फीट की दूरी से इसने आतंकवादी ने AK-47 चलाया था, 6 फीट की दूरी से, और AK-47 लगा इनके जो ये रहता ना बुलेट प्रूफ जैकेट, उसको छेद देते हुए अंदर चला गया था, ठीक है। और वहां पर हमारे जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, एक हमारे एनएसजी कमांडो शहीद हो जाते हैं, समझा। और ये पूरी की पूरी गलती किसकी थी, मीडिया वालों की। लेकिन साले मीडिया वाले कभी भी देश में कुछ भी हो जाए, ये कभी अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं, एक माफी तक नहीं मांग सकते हैं कि हाँ हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मीडिया का देश में बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन ये मीडिया ना बोलता है ना, ये लोग अपने को, इनको चाहिए रहता है TRP, हमको पैसा कमाना है, देश के लोग मर जाए, हमारी आर्मी मर जाए, पूरे देश क्यों ना खड्डे पे चला जाए, लेकिन हमें TRP चाहिए, समझ में आया? ओके। उसके बाद जब ये लोग अलग अलग जगह से बम फोड़ करके टैक्सी के थ्रू जा रहे थे, तो एक टैक्सी जब जा रही थी, सारे के हमारे जो पुलिस वाले थे मुंबई पुलिस के, उसमें ATS भी काम कर रही थी। ATS क्या होता है? ATS ATS नहीं, AST, मैं उल्टा लिखता हूँ, ATS ही रहता है, सॉरी ATS ही रहता है, टेररिज्म स्क्वाड, क्या कहते हैं इसको, टेररिज्म स्क्वाड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ठीक है। मुंबई हर राज्य में एक ATS की टीम रहती है, जो जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे, जैसे आर्मी को अलग अलग जगह लड़ने की अलग अलग कंपनी होती है ना। पहाड़ पर लड़ना है तो कोई अलग कंपनी रहेगी, जंगलों में लड़ना है तो अलग कंपनी रहेगी, उनको अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। पानी के नीचे लड़ना है तो मार्कोस अलग तरीके से ट्रेनिंग देता है। वैसे ही आतंकवादियों से डील करने के लिए ATS होती है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, और उसको लीड करे थे कौन, हेमंत करकरे साहब, ठीक है, हेमंत करकरे, समझ में आ रहा है। और इसी मतलब कि जब वो लीड कर रहे थे, उसमें भी इनको गोली लगी और ये शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद जो अपने ये तुकाराम रहते हैं, तुकाराम, ये तो जो टैक्सी रहती है ना, हाँ कांस्टेबल रहते हैं, जो टैक्सी रहती है, टैक्सी पर आतंकवादी रहते हैं, और यहाँ से सारे के सारे पुलिस वाले गोली चलाते हैं, सब मर जाते हैं। लेकिन उसमें साला वो जो क्या नाम है इसका, कसाब, ये साला छुपा रहता है उसी में, लोगों को लगता है कि मर गया है, जाते हैं तुकाराम गेट खोलने और साला निकाल के उनके पेट में जो क्या सटा देता है AK-47, तुकाराम
अंत तक AK-47 का उन्होंने मुंह छोड़ा नहीं, वो मारता गया और तुकाराम उस AK-47 को पकड़े रह गए, समझा। और लास्टली उनको मतलब कि हैवी ब्लीडिंग वगैरह होती है और उसके बाद ये भी सही हो जाते हैं, समझा। तो उस ये जो 26/11/2008 का ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था, इसमें हमारे कई सारे जो कि जवान शहीद होते हैं और कई सारे हमारे पुलिस वाले शहीद होते हैं। इसको हम लोग ब्लैक डे के नाम से भी, मतलब कि ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं, समझा। और अजमल कसाब को फिर वहां पर सब लोग मार पीट के उसको पकड़ा जाता है, अजमल कसाब को, और कई सालों तक इससे इंटरोगेशन की जाती है और ये सारा का सारा चीज बताता है कि हमारे कहाँ से आए थे, किस तरीके से ट्रेनिंग मिली थी, हम पाकिस्तान से कैसे शिप लेकर आए, कैसे ग्रेनेड लिए, कैसे गोला बारूद लिए, ये सारी की सारी जानकारी ये देता है कसाब। और इसको 2012 में, ये घटना कब हुई थी, 2008 में, और इसको हैंग कर दिया जाता है 2012 में। 2012 में इसको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। और इस सारी प्रोसेस के टाइम जब हमारे एनएसजी कमांडो ने जो ऑपरेशन चलाया था उसे कहा गया था ऑपरेशन टोर्नेडो, ब्लैक टोर्नेडो। ऑपरेशन क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ब्लैक टोर्नेडो, बात समझ में, ब्लैक टोर्नेडो। ये हमारे एनएसजी कमांडो खाली भारत में ही नहीं, ऐसे ही एक बार मालदीव में क्राइसिस हो गया था, तो मालदीव में जाकर के मालदीव की गवर्नमेंट को बचाए थे, ठीक है। मालदीव में जाकर के 1988 की बात है, मालदीव में जाकर के मालदीव की गवर्नमेंट गिरने वाली थी। मालदीव में लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे ये श्रीलंका में थी ना, ये लोग मालदीव पे अटैक कर दिए थे, ठीक है। और वहां हाँ, मालदीव के गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे थे, तो मालदीव ने जो कि इंडिया से मदद मांगी, तो वहां से हमारे भारत से कौन गए थे, एनएसजी कमांडो गए थे। आधे एक घंटे में सारा का सारा मामला साफ हो गया था और उस वक्त जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे कहा गया था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। तो मालदीव में भी जाकर के इन्होंने सर्व किया है, मतलब कि अंजाम दिया है चीजों को। तो ये सारा का सारा 2008 26/11/2008 ताज अटैक की सारी स्टोरी समझ में आ गई, ठीक है। इसके बीच में भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, बट वो मतलब कि इतना मेजर अटैक नहीं था कि जो पूरे देश को हिला कर रख दे। जैसे कि अगर हम देखें तो आर्मी और पाकिस्तानियों में कई बार झड़प होती रहती है, वो लोग मारते रहते हैं, आतंकवादी घुसते रहते हैं, हमारी आर्मी भी ठोकती रहती है उनको, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान मतलब इसको कितना गाली दे तो कोई अपना ही मुंह खराब होगा, लेकिन वो लोग कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तो बेहतर है उनको सीधा सीधा क्या करो, एक आध बार हो सके तो जैसे ब्रह्मोस चला था, गलती से चला हो चाहे सही में चलाओ, एक आध दो चार ब्रह्मोस ना चला ही देना चाहिए, चले साफ हो जाए, कहानी खत्म यार। कम से कम शांति से तो जिएगा आदमी, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आ गई। और यहाँ पर हमारा जो नेहरू एरा था वो पूरा खत्म होता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।